नमस्कार, मैं हूं श्याम तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो रिपोर्टर गंगा किनारे वाला। आज हम बात करेंगे फतेहपुर जिले की, जो गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ है। आज हम गंगा के तट से जानेंगे फतेहपुर की समस्याओं को। पिछले 5 सालों में यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, स्थानीय सांसद के काम से लोग खुश हैं या नाराज हैं, और इस बार उनके मुद्दे क्या हैं। चलेंगे नाव पर बैठकर ही लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मुद्दे। फतेहपुर जिला कानपुर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन फतेहपुर का अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया। दरअसल इसे बुंदेलखंड का टच भी मिलता है, तो बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं वो फतेहपुर में भी देखने को मिलती हैं। पिछले 5 सालों में इन समस्याओं को लेकर कितना काम हुआ है, जनता से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। वहीं इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान भी रहेंगे। सपा से रामेश्वर प्रसाद जी, इन्हें दयालु के नाम से भी लोग जानते हैं। वहीं भाजपा के भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आप अपना परिचय, अपना परिचय दे दिए, आपसे ही पहले जुड़ जाते हैं। सिंधु परिषद का नगर अध्यक्ष हूँ, विनायक संतोष मेरा नाम है। और ये बताइए कि पिछले 2 सालों से यहाँ पर, पिछले 2 टर्म से यहाँ पर बीजेपी की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में कितना बदलाव कराया आपकी नेताजी ने यहाँ पर? देखो, हमारे यहाँ इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि हमारे जो लेबर है ना, वो भी अब मोटरसाइकिल से आते हैं काम करने के लिए। अब अगर आप ये बदलाव अगर देखना चाहते हैं तो आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि क्या क्या पोजीशन है। हमारा आर्थिक उन्नत हुआ है, हमारे देश का आर्थिक उन्नत हुआ। मोदी जी के संरक्षण में आंतरिक सुरक्षा हुआ, आंतरिक सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है। बाह्य सुरक्षा हुई, जो हमारे दुश्मन थे अब उनकी हिम्मत नहीं होती है कि हमारे आँख से आँख मिला के डालें। ऐसी व्यवस्था दिया है, हमारा आर्थिक रूप से इतना संबल बनाया है हिंदुस्तान को, जिसकी जीडीपी सबसे ऊपर रही है। कोरोना काल रहा, बहुत सारे देश दिवालिया होने के कगार पे थे, लेकिन हिंदुस्तान में निर्मला सीतारमण जी जैसी वित्त मंत्री होते हुए हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने पाई। हमारी वैक्सीन पूरी दुनिया में डिमांडेड थी। जो लोग कभी वैक्सीन के, जो छोटे छोटे देश जो वैक्सीन सोच नहीं सकते थे, उन मानवता का बहुत काम किया हमारे मोदी जी ने। योगी गंगा जी पे चल रहे हैं हम लोग। गंगा जी को लेकर कितना काम हुआ? बड़ी गंदगी दिखाई पड़ रही, कुछ काम हुआ नहीं क्या यहाँ पर? नहीं, गंगा जी बहुत बृहत परियोजना है, धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन काम अच्छे स्पीड से चल रहा है। आज आप गंगा जी में सामने देख सकते हैं कि कहीं आपको कोई गंदगी नजर नहीं आ रही। अगर आप अभी कैमरा तो भैया, गंगा का पानी कितने कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर? कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, गंदा पानी दिखाई पड़ रहा है। पानी में मछली और कीड़े और वो नहीं रहेगा, इसका मतलब कि पानी खारा है और पानी योग्य नहीं है। अगर ये चीज़ें हैं और अगर इसमें जीव जंतु पल रहे हैं, मतलब कि पानी बिल्कुल अच्छा सा है। और नेता से जुड़ते हैं। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है गंगा पाक साफ हो गई, बड़ी साफ दिखाई पड़ती है, क्या लगता है, कैसा दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, मुद्दे तो इतने ज़्यादा हैं कि उन मुद्दों को अगर पूरे ले लिए जाएंगे, गंगा के नाम पर कितना घोटाला हुआ। 14-15 लाख करोड़ उद्योगपतियों को माफ़ किया गया। कोरोना की वैक्सीन लगा के पूरे दुनिया के साथ, पूरी मानवता के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस प्रकार से इन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की, आमदनी कम हो गई। हमें अफसोस है कि हमारे जनपद में आलू जैसी फसलें होती हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होते हुए भी एक भी उद्योग नहीं लगाया। पुराने उद्योगों में कई उद्योग बंद हो गए, और अफसोस है लक्ष्मी काटन भी, जिसमें कुछ लोगों को नौकरी मिलती थी, वो भी बंद हो गई। खाद की बोरी में 10 किलो कम हो गई। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात से कोरोना काल में कितने पैदल चल के आए और रास्ते में भूखे प्यासे मर, उनका कोई हिसाब नहीं। हम कहना चाहते हैं सम्मानित चैनल, स्थानीय मुद्दों को भी बताइए, क्या स्थानीय मुद्दे कुछ हल हो पाए? कितना काम हुआ है? कि एक भी सड़क नहीं बन पाई। बिंदकी से लेकर ललौली जो मार्ग है, विजयपुर जो मार्ग है, उन मार्गों की इतनी खराब स्थिति रही। अब जब सरकार जाने की स्थिति में है, तब सरकार वो रोड बनवा रहे हैं। उन रोडों की स्थिति बनवाते और रिजल्ट आते आते फिर रोड डैमेज हो जाएंगे। यहाँ पर आमदनी मोहर्रम की सबसे ज़्यादा होती है, ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं, और यहाँ पर लोकल लेवल में अपराध बढ़ा है। लोकल लेवल में बिजली के बिल इन्होंने कहा था कम करेंगे, नहीं कम किया। किसान की आमदनी नहीं बढ़ पाई, किसान परेशान है, आलू का किसान परेशान है। और जो लोग बाहर रहते थे, आज आप बेरोजगारी का स्तर देखिए, पिछले 35 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी का स्तर है, जो कि आपके आंकड़े, सरकार के आंकड़े बताते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। निरंजन ज्योति यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। भाई साहब, ये बताइए कितनी समस्याओं को हल करा पाएंगे? क्योंकि जब मंत्री रहते हैं तो काफ़ी उम्मीद हो जाती है कि सांसद जो दूसरे सांसदों की अपेक्षा ज़्यादा काम करा पाएंगे। हमारी 2 बार से हमारी माननीय सांसद महोदय काम कर रही हैं, जिसमें हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। और नमामि गंगे से हमारे यहाँ जनपद में 4 घाट बनाए गए हैं, जिसका अच्छी तरह से निर्माण भी हुआ है। और गंगा जी हमारे यहाँ बिल्कुल साफ़ हैं, और जनपदों की अपेक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ डाल्फिन भी पाई जाती है, और कहते हैं कि जहाँ डाल्फिन होती है वहाँ गंगा का पानी शुद्ध और साफ़ होता है। और ये गारंटी लेते हैं कि हमारे यहाँ
काम नमामि गंगे और विभाग से अच्छा काम हुआ है और उपलब्धि है। शहर में कितना विकास हुआ? शहर में अच्छा विकास हुआ है, चारों तरफ रोडों का निर्माण हुआ है और माननीय सांसद महोदय के द्वारा हर गांव में बराज तालाओं का निर्माण भी हुआ है और रोडें ज़्यादा। आप बताइए कितना काम हुआ? कुछ दिखता है काम? काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए शहर की सड़कें जो हैं वो अच्छे गुणवत्ता के साथ बनी है, डिवाइडर युक्त बनी है। इसके पहले हमारे यहाँ जनपद में जो शहरी क्षेत्र था वहाँ पर डिवाइडर युक्त सड़कें नहीं थी, तो डिवाइडर युक्त सड़कें बन गई हैं, चौड़ी हो गई हैं और विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और लोग भी उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या सोचते हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर। वैसे आप ये बताइए क्या स्थानीय मुद्दे हैं फतेहपुर के और पिछले कुछ सालों में कितना हल हुए हैं वो? हमारे हिसाब से काफ़ी मुद्दे हल हो चुके हैं जब से बीजेपी सरकार आई हुई है और उम्मीद भी है कि इस बार भी आना तय है और काम हो रहे हैं, इसलिए जनता काफ़ी संतुष्ट है। उनका काफ़ी संतुष्ट। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि जो बीजेपी सरकार ने कराए उससे फतेहपुर की तस्वीर बदली है? अब मेन तो ये रोड भी हो गया और नाली भी हो गई, साफ़ सफाई हो गई है और रातों रात लाइटें सब लगी रहती हैं, कोई लूट डकैती का डर नहीं रहता, चाहे आराम से आदमी आ जा सकता है। जो पहले 7-8 बजे से आदमी नहीं निकलता था, आज चाहे रात के 12 बजे भी निकले कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था योगी सरकार में बेहतर हुई है सभी लोग कहते हैं। ये बताइए भाई साहब विकास कितना हुआ? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। हमारे बगल से सटा हुआ एरिया है बिंदकी में एक समय उद्योग के मामले में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन आज वहाँ सब उद्योग धंधे ठप हो पड़े हैं। बिंदकी बाईपास है, वहाँ 10 साल में 10 बार नारियल फूट चुका, लेकिन अभी तक बाईपास कंप्लीट नहीं हुआ। हर नारियल में 10 मीटर सड़क बनती है। इस बार फतेहपुर ने ठाना है कि इस बार हम लोकल का सांसद चुनेंगे, फतेहपुर का सांसद फतेहपुर का ही होना चाहिए। नरेश उत्तम पटेल सपा के बड़े नेता हैं, कितनी उम्मीद करते हैं आप उनसे कि वो जीत जाएंगे और उसके बाद अगर जीत जाते हैं तो कितना परिवर्तन लाने में सक्षम है? 100% पूरे 100 इस बार नरेश उत्तम जीत के जाएंगे। उत्तम जीत के जाएंगे, क्या कारण है? क्या मौजूदा जो सांसद उन्होंने काम नहीं कराया, नाराजगी किस बात को लेकर के है? बार 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं, केवल मेडिकल कॉलेज बनवाए और कुछ विकास नहीं किया। भैया नरेश उत्तम जीतेंगे कि इस बार हैट्रिक लगेगी? सारी बहुमत से जीतेंगे, हैट्रिक कोई चांस नहीं है। इन्होंने विकास के नाम में कोई कार्य नहीं किया और एक हिंदू मुस्लिम वही बात हर चुनाव के आगे पीछे हिंदू मुस्लिम वही करके चुनाव जीतते हारते रहे। इस बार बहुत बुरी तरह हार भी जाएंगे। तो भाई साहब आप बताइए क्या लगता है कितना विकास हुआ, कितना बदला है 5 सालों में फतेहपुर? मैं गंगा पे बैठा हूँ तो मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आया, शायद मेरी बचपन से पहले का गाना है वो, कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और सांसद जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कौन दिशा में लेके चला रे योगी रे, कौन दिशा में। और हमारे इस प्रदेश में, हमारे इस ज़िले की फतेहपुर की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो सीवर लाइन। हमारे इस फतेहपुर शहर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा, क्यों 6 लोकप्रिय हमारे यहाँ विधायक रहे, 6 विधायक रहे, 3 सांसद, 3 जो है मंत्री रहे, 1 केंद्रीय मंत्री रही, 2 राज्य मंत्री रहीं। और उसके बाद भी हमारे यहाँ अगर सीवर लाइन और पाइपलाइन न पड़ सके तो उनके कार्यकाल पर मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल उनको छोड़ के चले जाना चाहिए। इस तरीके के प्रतिनिधि से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही। आरोप लगा रहे हैं लोग कि अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं सीवर लाइन पड़ पाई? सीवर लाइन पास करा दी गई है और फिर भविष्य में सीवर लाइन पड़ने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि साध्वी निरंजन ज्योति बहुत भारी बहुमत से जी नहीं, इन लोगों के पास कोई कैंडिडेट नहीं था तो अध्यक्ष को उठा के लाए हैं, जो कि पहले से डिसाइडेड नहीं था इन लोगों का। जहाँ तक हम लोगों को मालूम पड़ा है, अध्यक्ष जी जितनी बार भी इलेक्शन लड़े हैं फतेहपुर से उतनी बार हारेंगे। इस बार तो बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं, उनको कोई जमानत उनकी जब्त होने वाली है। आप बताइए कितना काम हुआ, कितना बदला है फतेहपुर? देखिए फतेहपुर जनपद के लिए साध्वी जी बिल्कुल से एक अचरज रही हैं। फतेहपुर जनपद में कभी डायलिसिस सेंटर नहीं रहा, ये सौभाग्य है। डायलिसिस सेंटर स्थापित हो गया, प्रेक्षागृह जो बदहाली स्थिति में था प्रेक्षागृह सुचारू हो गया। फतेहपुर जनपद में केवल शहर में एक ITI था, बिंदकी बस स्टॉप में दूसरा ITI सेंटर चालू हो गया। पटरी दुकानदारों के लिए 10,000 रुपया बिना गारंटी ऋण मिल रहा उनको, और प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी गांव शहर उनको मिल रहा है। ये 5 का मुख्य काम हो गए। और उसके बाद जो यहाँ पर एक फतेहपुर में एक कल्चर था कि एक माफियाओं का नारा था कि माफिया का नाम लेके कि खाली प्लाट हमारा है, उनका फला का नारा है, ख़त्म हो गया है। गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। महिलाएं और बहनें बहुत आराम से विचरण कर रही हैं। लल्लू में कोठी और पीरनपुर में भोर के लुटेरे गायब हो गए हैं।
घोड़ लुटेरे गायब हो गए, क्या लगता है अभी भी लूटपाट होती है यहाँ पर और कुछ काम वाम हो पाया कि नहीं हो पाया? देखिए, मैं फतेहपुर जनपद की बात तो नहीं कर रहा, पूरे स्टेट की बात लेकर के कह रहा हूँ। ये हमारे छात्र संघ जितना व्यक्ति बैठा हुआ है, बेरोजगार हो गया बेचारा। कोई वैकेंसी इनके शासनकाल में आज तक भर्ती नहीं हुई। अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ, नीट एग्ज़ाम हुआ, वो पेपर लीक हुआ, तो आधे अधूरे हम बीए कहिए बैठे हैं। हमारी उम्र आज दाढ़ी पड़ गई है, इनके शासनकाल में कोई वैकेंसियाँ नहीं ओपन हो पा रही, सही सलामत हो रही हैं। तो हम इस सरकार को कैसे सही माने कि ये सरकार हमारी सही है? बदलेंगे इस बार चेंज करेंगे तो करेंगे, मन में ठान लिया है। इंडियन गठबंधन की सरकार दिल्ली पहुंचेगी, माननीय अखिलेश जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई साहब, आप यूँ आइए, बताइए क्या समस्या है फतेहपुर की? फतेहपुर की नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो देश में हो गई है। सबसे बड़ा घोटाला वैक्सीन। जिस वैक्सीन को लगवाने के लिए मोदी जी अपनी हर जगह फ़ोटो लगवा दी थी, हर कार्ड में, आज वो फ़ोटो हटवा ली है और लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो गया है। और शायद आज के टाइम में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो मजबूर हो गए हैं कि वो गोबर को क्या कहें कि हम गौमूत्र को क्या कहें। उनको भी ये भी अभी नहीं मालूम है कि 250 करोड़ रुपए चंदा लिया गया है और किस बात के लिए, मैं कहना क्या, कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। वो एक जैसे कहते हैं अंधभक्त हो गए हैं। हालांकि भी हमारे साथ में इनसे बात करते हैं क्योंकि नाव चलाते हैं तमाम लोग। भैया देखो, आप बोलना तो पड़ेगा, ये बताओ वोट डालने जाओगे तो बोलना तो पड़ेगा। अब ये बताओ कि जैसे यहाँ पर लोग आते हैं, आप तमाम लोगों को सैर भी कराते हैं यहाँ पर, तो किसका माहौल देखने को मिल रहा है? कौन किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी सरकार जीत रही है? तो माहौल भाजपा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आज तो सही है। बताओ, गंगा किनारे आप रहते हो, दिन भर गंगा किनारे, क्या कुछ बदलाव दिखा? गंगा साफ हुई पहले से? गंगा बहुत साफ हुई, गंगा बहुत साफ हुई। बना हाट बना। जो पर्यटक आते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो है मोदी जी साफ जी को पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बढ़िया काम हुआ। सांसद हैं आपकी, तीसरी बार जीत जाएंगी लग रहा है। 90%। देखिए, कुछ लोगों से और फिर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि सपा के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर नेता, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, बहुत से लोग करेंगे गंगा में बहुत काम हो गया, तो भाई नाविक हैं वो कह रहे हैं गंगा पहले से बहुत ज़्यादा साफ दिखाई पड़ती है और तमाम लोग आते हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, हमने आपको बता दिया कि जो व्यक्ति गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, उससे 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिया। अब गोमांस वाले का चंदा लेके यूज करना, अरे हमें खुद कथा सुनने को पड़ी, गंगा नहाए पड़ी। हम लोगों के यहाँ नियम है, अगर गाय मर जाती है तो लोग नहाते गंगा और सुनते हैं कथा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो उनका पैसा आ रहा है, जिस प्रकार से पैसा आ रहा है, आपके सामने उदाहरण है कि बता दिया, मेडिकल कॉलेज में 9-9 हज़ार की नौकरी दे रहे हैं, संविदा की नौकरी दे रहे हैं और 10 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप चलेगा, कल चलेगा। आज तक OPD उसकी चल नहीं पाई। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि मेडिकल कॉलेज का दावा आप कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज बन गया है, चालू नहीं हो पाया, चल नहीं रहा है। मेडिकल कॉलेज में वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ उसका OPD बिल्कुल चलने की स्टेज में है, क्योंकि व्यवस्था ठीक से क्योंकि बच्चे अभी तीसरी साल का MBBS के तीसरी साल में पहुंच गए और वो बच्चे पूरा हमने घुमाए, पूरा उत्साहित है। OPD चलेगा और फतेहपुर के 30-35 लाख जनता को इसका, अगर जब आप अभी अब की बार जब मोदी जी के नेतृत्व में साध्वी जी जीतेंगी और वो मेडिकल कॉलेज भी चलेगा, उद्योग धंधे भी लगेंगे। नहीं जीती तो नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुसंख्यक समाज उनके साथ है और जितनी भी अगर वो नहीं जीतेंगी तो कोई और जीत ही नहीं सकता। ये ऐसा असंभव है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं यूपी में, इसमें साध्वी निरंजन ज्योति का क्या योगदान है? ये उन्हीं के द्वारा ही प्रस्तावित था और उनके द्वारा ही जब पैरवी करी गई तो ही बन पाया फतेहपुर में, और उनकी ही योजना थी। केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, ये योजना कहीं फतेहपुर में रही ही नहीं है। तो भैया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। देखिए, प्लान कोई पास करता है, उद्घाटन कोई करता है। अब कानपुर मेट्रो को ले लीजिए, हमारे अखिलेश जी ने पास किया, उद्घाटन योगी जी ने किया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पास किसी ने किया है, बनवाया किसी ने, उद्घाटन कोई दूसरा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि निरंजन ज्योति के ही कारण से ये बना हुआ है। आप ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या फतेहपुर की क्या है और उसे दूर करने के लिए मौजूदा सांसद ने क्या काम किया है? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, जो इनके बस के बाहर, जो 10 साल में ये मेडिकल कॉलेज नहीं चला पाए। कहते हैं सीवर लाइन आ रही है, 10 साल में नहीं आ पाए तो अब 15 साल बाद आएगी, जब लोग खत्म हो जाएंगे यहाँ से। एक और टर्म मांग रहे हैं समस्याओं को हल करने के लिए, क्या लगता है हल हो पाएंगी?
10 सालों में मैं कहना चाहता हूं कि 10 सालों में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी ने आज तक कोई काम नहीं किया, जिस पे माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज चालू है, तो मैं संख्या जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितनी ओपीडी चल रही हैं। ओपनिंग तो हो गई, मैं ये जानना चाहता हूं कि ओपनिंग करने के बाद कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, ये संख्या बता दें, और कितने लड़के वहाँ नौकरी कर रहे हैं ये बता दें। ओपीडी चल जाएगी, कब तक चल जाएगी ये बता दें। अभी नहीं हो सकता, आपने भी माना कि अभी इलाज नहीं हो सकता, इलाज करने की स्थिति में नहीं, ओपीडी भी नहीं चल रही है, स्पेशल इलाज छोड़ दीजिए, ओपीडी भी नहीं हो रही है। भाई साहब आप बताइए, आप बड़ी मजबूती से बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, खड़े हो जाइए, खड़े करके बताइए, ये बताइए कि साध्वी जी को इस बार क्यों वोट दें फतेहपुर के लोग? ये जो मेन मुख्य मुद्दा है कि व्यापारियों के लिए जीएसटी का सरलीकरण हो गया है। व्यापारियों से जो गुंडा टैक्स वसूला जा रहा था वो बंद हो गया पूरी तरह से। छोटे दुकानदारों को के लिए एमएसएमई, लघु उद्योग, विश्वकर्मा योजनाएं, तमाम योजना चल रही हैं, जिससे हमारे रेहड़ी दुकानदार जिनको 10,000 रुपये बिना गारंटी के लोन मिल रहा है वो सब काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि भोर के लुटेरे ऐसे गायब हो गए जैसे ये इतिहास बन गया हो। मलबा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा था, लेकिन डेवलप नहीं हो पाया, तमाम इंडस्ट्रीज वहाँ पर बंद हो गई, इंडस्ट्री भी गायब हो गई। नहीं, सारी इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं। कुछ इंडस्ट्रियों में उनके व्यक्तिगत कुछ समस्याएं थी जो डिफॉल्टर रही हैं, लेकिन सारी इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं और लगातार नए प्रोजेक्ट लगातार लॉन्च हो रहे हैं। और ओडीओपी में भी बहुत कामयाब फतेहपुर जनपद में होना चालू हो गया है। सपा प्रवक्ता उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, अगर आपके प्रत्याशी जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या प्रमुख काम है जो फतेहपुर में वो कराएंगे? खड़े होकर बता दीजिए जरा सा, अगर जीत जाते हैं तो क्या प्रमुख काम कराएंगे, और क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे प्रमुख काम है जो अभी तक हो जाने चाहिए थे और नहीं हुए? हमारे किसान आलू पैदा करते हैं, हमारे जनपद में बहुत अच्छा आलू पैदा होता है। हमारे जनपद में कई प्रकार की फसलें होती, उनको रिप्रोसेसिंग के लिए मतलब जिसको कहते हैं कि दोबारा जो इसको प्रोसेस करके कुछ चीज़ बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि केला बहुत पैदा होता है, आलू बहुत पैदा होता है। दुर्भाग्य है कि केंद्रीय मंत्री होते जिले में एक भी फैक्ट्री नहीं चालू कराई, लोगों को रोज़गार नहीं मिला। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में हम नहीं कह रहे हैं, सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि 40% रोज़गार ख़त्म हो गया, और वहाँ से लगभग हमारे जनपद में 70-72 हज़ार लोग वापस आ गए। यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री होते हुए भी काम नहीं हुआ। सड़कें इतनी जर्जर रहीं, फैक्ट्रियाँ लगी नहीं, और बिजली की समस्या जानते हैं। इन्होंने कहा था बिजली का बिल कम करेंगे, बिजली का बिल कम करने के लिए कहा था, घर के 300-400 रुपये देहात में काम चल जाता है, आज 1,000 रुपये का बिल आ रहा है। ये बताइए, फतेहपुर में महंगाई का मुद्दा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल विरोधियों की चाल है, और केवल ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो जैसा कांग्रेस के समय पे जितना महंगाई थी उससे कम है हमारे यहाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ज़बरदस्ती आरोपित किया जा रहा है, हम महंगाई अपने बराबर लेवल पे आराम से नॉर्मल। तो भैया क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ी नहीं? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी, आदमी की क्रय शक्ति भी बढ़ी हुई है। पहले से आदमी की क्रय शक्ति और क्षमता जो है उसकी ज़्यादा बढ़ी हुई है, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। उस अनुपात में जैसे होना चाहिए, उस अनुपात में महंगाई का कोई ज़्यादा वृद्धि का असर नहीं पड़ रहा। महंगाई की वृद्धि का असर नहीं पड़ रहा। भाई साहब आप बताइए, महंगाई नहीं बढ़ी, वाकई में नहीं बढ़ी? नहीं, महंगाई क्यों नहीं बढ़ी? जीएसटी ये बताइए, खाद्यान्न पदार्थ में जो गेहूं है, आटा है, नमक है, चावल है, गुड़ तक में, चीनी तक में, दूध तक में जो है जीएसटी लागू है। ये महंगाई नहीं और क्या चीज़ है? 18 की महंगाई बता रहे, कांग्रेस की महंगाई बताइए भाई साहब, क्या कह रहे थे? अब देख लीजिए, देश का दुर्भाग्य देख लीजिए, कांग्रेस की महंगाई की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की महंगाई ये थी कि आपको सिलेंडर 1313 रुपया का मिलता था 2014 में, आज मिल रहा है 1213 रुपया का सिलेंडर। ये कांग्रेस की महंगाई थी, ये कांग्रेस की महंगाई थी। 70 साल लग गए, 70 साल तेल को कहाँ तक पहुँचने में, 53 रुपया पहुँचने में 70 साल लग गए कांग्रेस के, और 10 सालों में भाई साहब 100 रुपया तेल बिक रहा है। यह है कांग्रेस की महंगाई। किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, लोटे लोटे फिर रहे हैं किसान। देखिए यूरिया खाद को जाके देखिए कि 10 किलो खा गए। भाजपा का नारा है, सारा माल हमारा है। आप सारा माल अंदर कर लीजिए, चिल्लाइए, मारेंगे पीठ पे, चिल्लाइएगा नहीं कि लग रहा है। ये भाजपा का नारा है, भाजपा का नारा है, ये भाजपा का नारा है। ये जुमलेबाजों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार आप कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं जुमलेबाजों की सरकार है। क्या वाकई में जुमलेबाजी होती है बीजेपी में? नहीं, ये जो बता रहे हैं, सिलेंडर की बात बता रहे हैं। आज से 10 साल पहले सिलेंडर के लिए भाई साहब रात में लाइन लगाते थे। रात में इनकी अम्मी रात में खाना देते थे कि बेटा लाइन लग जाओ, और ये लोग सिलेंडर में गाठी बांधते थे, सिलेंडर में डोरी बांध देते थे। आज अब फोन करो, घर में सिलेंडर हाजिर है। ये सिलेंडर की बात करेंगे?
ये महंगाई की बात करेंगे, ये बेरोजगारी की बात करेंगे, ये गुंडागर्दी की बात करेंगे, ये नफरत दंगों की बात करने वाले लोग हैं, ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, ये बहन बेटियों को उठाने वाले लोग हैं, ये वसूली करने वाले लोग हैं। ये ऐसे सरकार की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। ये अब तो फतेहपुर के लोगों की बात, हाँ बताइए भाई साहब बताइए। चलेगा संविधान से या किसी और चीज़ से चलेगा? अगर आप हलाला सर्टिफिकेट, आप दालू भैया ने अभी बात किया कि किसान मेहनत करके अनाज पैदा करता है। आपने पहले कहा हलाला सर्टिफिकेट, तो बताइए आप। सर्टिफिकेट क्यों? जब हमारे संविधान की व्यवस्था है तो हलाला अगर अपना गेहूं अनाज और ये ले जाके आप एक्सपोर्ट करते हैं तो हलाला का सर्टिफिकेट क्यों? आज हम मजदूरों से तो सर्टिफिकेट नहीं देते आपको। आप हलाला सर्टिफिकेट का क्यों इंतजाम किया आप लोगों ने? संविधान नहीं चला, संविधान अलग है। एक्सपोर्ट, अगर कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तो हलाला ले जाओ। और हम लोगों ने तो कुछ चीजों पर होता ये है कि इसमें ये मांसाहारी है कि शाकाहारी है बताने के लिए व्यवस्था होती है। डेमोक्रेसी है। अगर हम डेमोक्रेसी में जो सबके साथ रहेगा, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि सब लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम लोग चलना चाहते हैं। हम अगर 80% लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, तो आप हमारे साथ रहिए। धर्म का, देश का बंटवारा धर्म के साथ हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। इन लोगों ने जो लोग यहाँ हमारे साथ रह रहे हैं, भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रहिए, बहुसंख्यकों के साथ में रहिए, कह रहे हैं हमारे साथ में रहिए, बहुसंख्यकों के साथ में रहिए। आपका मालूम है 80% बैकवर्ड एससी है, 80% बैकवर्ड एससी है, और ये पूरा आरक्षण उनका खा गए। गरीब इसीलिए आंदोलित है, गरीब इसीलिए परेशान है, उसकी पूरी व्यवस्थाएं खा गए, खाद खा गए, दवाएं खा गए, बीज खा गए, बिजली खा गए, गरीब हुआ जा रहा है। आप देखिए दुनिया के 125वें नंबर पर गरीबी रेखा पर 125, केवल हिंदू मुसलमान के चक्कर में, रुक जाओ, हिंदू मुसलमान के चक्कर में गरीबी के मामले में 125वें नंबर पर भारत है। बेरोजगारी के मामले में पिछले 35 साल में हाईएस्ट है। और जो बहुसंख्यक की बात करते हैं ना, इनके कारण, अरे सुन लो हमारी, रुको यार, इनके कारण आधा हिंदू अपने को हिंदू नहीं मान रहा है, मंदिर में घुसने नहीं देते, पूजा करने नहीं देते। यस्सी बिरादरी ठीक है। तो फतेहपुर के लोगों की बात आपने सुनी, फतेहपुर में पक्ष विपक्ष भी आपने सुना और जाना कि किस तरीके के मुद्दे फतेहपुर में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में कोई भी कारोबार नहीं लगा। कोई कारोबार के नाम पर जब बात की जाती है तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन सपा के लोग वहीं पर कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बना जरूर है लेकिन मेडिकल कॉलेज आज तक चालू नहीं हो पाया। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी साध्वी निरंजन ज्योति ने अपेक्षाकृत काम नहीं कराया। वहीं तमाम लोगों का कहना यह है कि इस बार वो बदलाव के लिए मतदान करने जा रहा है। फतेहपुर की तमाम अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। बात होती है हिंदू मुस्लिम पर, बात होती है हलाल पर, बात होती है आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर, लेकिन स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं इन सब के बीच गुम हो जाते हैं। रिपोर्टर गंगा किनारा वाले में हम मिलेंगे किसी और शहर में नदी के किनारे। बहरहाल फतेहपुर की अगर बात की जाए तो ये आज भी उतना ही पिछड़ा है जितना 10 साल पहले पिछड़ा हुआ करता था। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट फतेहपुर।